नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसमें लगभग सभी पाठों को हमने पढ़ लिया है और पिछले जो यूनिट टेस्ट हुए हैं उसमें हमने उन पाठों की पुनरावृत्ति भी कर ली है। व्याकरण की दृष्टि से हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है समास। तो समास का जो परिचय है उसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। शब्द निर्माण के 3 माध्यम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि शब्द निर्माण कितना महत्वपूर्ण है। तो 3 तरह से शब्द निर्माण होते हैं, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और शब्द निर्माण समास के माध्यम से। तो उपसर्ग और प्रत्यय समास में हमने समास पढ़ना शुरू किया था और समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। उन 6 प्रकारों को मैंने यहाँ पर लिख दिया था। यदि आपको उन 6 प्रकारों को देखना है एक साथ तो इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो है शब्द निर्माण भाग 1, उसमें आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इसी तरह से है, उसमें आपको समास के बारे में मैंने परिचय और कितने प्रकार के समास होते हैं ये मैंने आपको बताया था। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूं कि कैसे हम समास को समझें और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं, एक एक समास की हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बातचीत करते हैं। जो सबसे पहला समास है जिस पर हमें बात करना चाहिए वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि इस समास में कहीं न कहीं अव्यय का प्रयोग है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि समास को हम कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसका विग्रह करते हैं और विग्रह करने के बाद उसमें हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं। जब पहली बार हम समास का विग्रह करते हैं बच्चों, तो हमें पूर्व पद और उत्तर पद दिखाई देता है। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो जब उन पदों को हम अलग करते हैं, जो मुख्य 2 पद हमें दिखाई देते हैं उनमें पहले पद को पूर्व पद कहते हैं या प्रथम पद कहते हैं और बाद के शब्द को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक जो तीसरा शब्द होता है वो इन दोनों पदों के मिलने से बनता है, तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। और जो चौथी बात होती है वह है समास का विग्रह, मतलब कि उसकी व्याख्या करना। और उसका भी हर समास का एक तरीका है व्याख्या करने का, किसी भी तरह से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो अव्ययी भाव समास की जब हम बात करते हैं तो उसका जो सबसे पहला लक्षण होता है वो ये होता है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। अब सवाल यह है कि इसका क्या अर्थ होता है, पहला पद अव्यय होता है। तो आप अव्यय को इस तरह से समझ ले बच्चों कि ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन और कारक का किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, लिंग, वचन, कारक से असरहीन होता है ये और स्वयं में इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे पदों को हम अव्यय पद कहते हैं। ये निरापद होता है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए क्रिया है जाता, अगर आप लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रिया है जाता, लेकिन अगर लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगी क्रिया जाती, है ना। तो हमने देखा कि क्रिया पर लिंग बदलने का फर्क पड़ रहा है ना। जाता जाती फर्क पड़ गया। इसी तरह विशेषण देखिए, काला, यह फूल काला है ना, और यह देवी काली है। तो फूल काला, देवी काली, तो काला काली, लिंग बदलने का असर पड़ गया,
है ना, विशेषण पर, क्रिया पर भी पढ़ा, विशेषण पर भी पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिस पर क्रिया, वचन, लिंग, वचन, लिंग, कारक, इसका कोई असर नहीं पड़ता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, कोई अर्थ भी नहीं निकलता उसका अलग से, आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे जब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। ठीक है, तो इसका पहला पद अव्यय होता है ना, और जो इसकी दूसरी विशेषता होती है बच्चों वो ये होती है कि इस समास का जो समस्त पद होता है वो क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है। दो चीजें आप बिल्कुल समझ लीजिए, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा जो इसकी विशेषता है वो ये है कि समस्त पद क्रिया विशेषण देखिए ये शब्द भी सामासिक शब्द है, क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है। अब हम दोनों ही चीजों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि पहले पद का अव्यय होना क्या होता है और समस्त पद का क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करना क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखता हूं ताकि और व्याख्या करने में ठीक रहेगा। मान लीजिए कि मैं यहां लिखता हूं आजन्म। ठीक है, पहला चीज मैंने लिखा आजन्म, उसके बाद में लिखा रातों रात, दिनों दिन, है ना। आप इन चार उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आइए हम इसे पूर्व पद और उत्तर पद में बांट देते हैं। आजन्म, पहला पद इसका क्या हो गया, पूर्व पद आ, और जो इसका उत्तर पद है वो क्या हो जाएगा, जन्म। आजन्म। प्रतिदिन, पहला पद क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा प्रति और उत्तर पद हो जाएगा दिन। यथा संभव, पहला पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा यथा और दूसरा पद हो जाएगा संभव। रातों रात, पहला पद हो जाएगा रातों और दूसरा पद हो जाएगा रात। अब आप इन चार उदाहरणों पर थोड़ा विचार करिए बच्चों। देखिए ये जो है वो समस्त पद है। ठीक है, प्रथम पद या पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। आ और जन्म को मिलाकर आजन्म हो गया, प्रति और दिन को मिलाकर प्रतिदिन हो गया, यथा और संभव को मिलाकर यथा संभव हो गया, रातों और रात को मिलाकर रातों रात हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए बच्चों की समास में मैंने आपको बताया था कि पहला चीज पूर्व पद, दूसरा चीज उत्तर पद, दोनों को मिलाकर समस्त पद, और जो चौथी बात होती है वो होती है समास का विग्रह। ठीक है, तो आइए इतना जगह बचा हुआ है, हम यहां पर इसका विग्रह भी कर लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं कि कैसे ये क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है और जो इसका एक निश्चित तरीका है विग्रह करने का वो कैसा होता है, इसे हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आजन्म, जन्म से, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथासंभव,
जितना संभव हो। रातों रात, रात ही रात, और में लगा दीजिए इसमें। अब देखिए बच्चों, ये एक तरीका है, ये एक निश्चित तरीका है जिससे कि आप किसी भी समास का विग्रह कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट दिख रही हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, और पूर्व पद उत्तर पद को मिलाकर के समस्त पद। ठीक, समस्त पद मैंने पहले लिख दिया था, उसका मैंने प्रथम पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद में मैंने इसको बांट दिया। यानी कि कौन से दो शब्द आपको इसमें दिख रहे हैं, तो दो शब्द आपको मैंने दिखा दिया यहां पर, देखिए। और उसका विग्रह कैसे, उसकी व्याख्या की जाती है, उस शब्द की क्या व्याख्या है, जिसे आप कहते हैं ना अंग्रेजी में डिटेलिंग। तो आप इसको डिटेल किए हैं यहां पर कि ये शब्द जो है वो किस तरह से उसकी व्याख्या यहां पर की गई है। ठीक है, आजन्म जन्म से, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथासंभव जितना संभव हो, रातों रात रात ही रात में। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आता है, अब आप ये देख लीजिए। अभी मुझे याद है, मुझे बताना है कि ये क्रिया विशेषण कैसे है। पहला पद तो देखिए आपको अव्यय दिखाई दे रहा है, आ, प्रति, यथा, इन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसलिए ये अव्यय है। लेकिन दूसरे पद का तो पूरा पूरा अर्थ है, जन्म का अर्थ है, दिन का अर्थ है, संभव का अर्थ है, रात का अर्थ है। ठीक है, लेकिन इसमें पहला पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अव्ययी भाव समास में एक और विशेषता आप जोड़ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि ये जिसके भी साथ जुड़ जाएगा उसके अर्थ को बिल्कुल बदल देगा एकदम। आ जन्म, जन्म से हो गया, प्रतिदिन प्रत्येक दिन हो गया, यथा संभव जितना संभव हो सके, रातों रात रात ही रात में। ठीक है, तो पहला पद इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, पहली चीज। अब देखिए सवाल कैसे आता है परीक्षा में। पहला तरीका, समस्त पद दिया रहेगा, आजन्म लिखा रहेगा, दिए गए शब्द का पूर्व पद और उत्तर पद लिखें। तो ये बड़ा आसान होगा आपके लिए, 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो पूर्व पद उत्तर पद आप लिख दिए, 1 नंबर मिल गया। इसमें धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं बच्चों, ये संधि नहीं है, इसलिए आप इसमें धन का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, धन का चिन्ह आप इसमें मत लगाइए। पहला प्रश्न तो ये आ गया कि आपको समस्त पद दिया हुआ है, आपको उसके दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद आपको बनाना है, पहले तरह का सवाल। अब ठीक इसको उलट दीजिए, तो दूसरे तरह का सवाल कैसे हो जाएगा। दोनों पद दिए हुए हैं, समस्त पद लिखने के लिए बोला जाएगा कि ये दो पद आ और जन्म, जिस शब्द का प्रथम पद यानी पूर्व पद आ है और द्वितीय पद यानी उत्तर पद जन्म है, उसे मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, आजन्म बनेगा। तो आपको समस्त पद पूछा जा सकता है आपसे कि इन दोनों पूर्व पद उत्तर पद को मिलाकर के कौन सा समस्त पद बनेगा। आ जन्म, ओ जन्म, अजन्म, जन्मा, ऐसा करके आपको विकल्प दिया जाएगा जिसमें से आपको चुनना है, चुन सकते हैं। अब यहां से 2 प्रश्न तो हो गया 2 तरह का। अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो समस्त पद है आजन्म, इसका विग्रह कीजिए, इसका उचित विग्रह होगा आजन्म, जन्म से, जन्म भर, जन्म से पहले। तो इसका जो सही विग्रह है वो होगा जन्म से, आजन्म, जन्म से। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, है ना। यथा संभव, जितना संभव हो, रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, है ना। तो इस तरह से ये 4 उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं बच्चों कि किस तरह से सवाल इस पर आ सकता है। तो पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहला पद आप देख लीजिए कि अव्यय है कि नहीं। और थोड़ा सा जब भी आपको कोई बात बताई जाती है तो आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहिए। आप सभी के पास अगर व्याकरण की किताब है तो वहां पर आप समास
का पाठ खोलिए और अधिक उदाहरणों को पर ध्यान दीजिए, गौर करिए कि उनका विग्रह कैसे होता है, क्योंकि हर समास के विग्रह का अपना एक तरीका होता है और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उस पर बहुत मजबूत पकड़ नहीं बनती है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे ये जो समस्त पद है, विग्रह नहीं, ये जो समस्त पद है वो कैसे क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है। देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा काला गुलाब, तो गुलाब की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो काला रंग जो है वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। दुबला बच्चा, तो कोई बच्चा अगर दुबला है तो दुबला उसकी विशेषता है, तो बच्चे की विशेषता हो जाएगी दुबला। ठंडी रात, रात की विशेषता क्या है कि वह रात ठंडी है। ठीक है, तो इसे विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब आप क्रिया तो जानते ही हैं किसे कहते हैं। जैसे मैं बोलूं तेज दौड़ना, तो दौड़ना क्रिया है, दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। ठीक है, तो तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। ठीक, मैं कहूं कि जोर से खांसना, खांसना क्रिया है लेकिन उसकी विशेषता क्या हो गई? जोर से। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए कि क्रिया विशेषण की तरह ये समस्त पद कैसे व्यवहार करता है। आइए हम इस पर बात करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि वह आजन्म मेहनत कर रहा है, तो मेहनत करना यहां पर क्रिया हो गई। तो आजन्म मेहनत कर रहा है मतलब जन्म से लेकर मेहनत कर रहा है। या श्रमिक आजन्म मेहनत करते हैं, अगर मैं कहूं कि श्रमिक आजन्म मेहनत करते हैं, तो मेहनत करना क्रिया हो गई और आजन्म उसकी विशेषता हो गई कि वह जब से जन्म लिया है तब से मेहनत, तब से लेकर आज तक मेहनत कर रहा है। तो श्रमिक आजन्म मेहनत कर रहा है। अगर इस एक वाक्य को आप लीजिए कि श्रमिक आजन्म मेहनत कर रहा है, तो आजन्म की जब आप व्याख्या वहां पर लगाएंगे तो आप आजन्म मतलब जन्म से लेकर, तो क्या अर्थ निकलेगा कि श्रमिक जन्म से लेकर आज तक, जब से वह जन्म लिया है तब से मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करना जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या हो गई? आजन्म। अब इसी को देखिए, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गई और प्रतिदिन उसकी विशेषता हो गई। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, और सरल अर्थों में ले लीजिए रोज रोज। तो ये जो समस्त पद है प्रतिदिन, वो कैसे क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है? वह प्रतिदिन दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गई और प्रतिदिन उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो वह प्रतिदिन दौड़ता है, यानी वह प्रत्येक दिन दौड़ता है। वह प्रतिदिन रियाज करता है, वह प्रतिदिन अभ्यास करता है। अभ्यास करना क्रिया हो गई और प्रतिदिन उस क्रिया की क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो क्रिया की जो विशेषता बता रहा है शब्द, वह क्रिया विशेषण है। तो देखिए, समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है। ये आपका समस्त पद है। तो समस्त पद कैसे क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार कर रहा है, इसे मैं आपको समझा रहा हूं। यथासंभव, जितना संभव हो। अब इसका आप वाक्यों में इस तरह प्रयोग करिए कि वह क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करे। राम यथासंभव मदद करता है, राम यथासंभव गाना गाता है, राम यथासंभव अभ्यास करता है। यथासंभव मतलब जितना संभव हो, तो गाना गाना, मदद करना, अभ्यास करना, इन सब की विशेषता क्या है? यथासंभव, जितना संभव हो सके। राम जितना संभव हो सके गाना गाता है।
राम जितना संभव हो सके मदद करता है, राम जितना संभव हो सके मेहनत करता है। तो गाना गाना, अभ्यास करना, मेहनत करना ये क्रिया हो गई, और यथासंभव जितना संभव हो सके उसकी विशेषता हो गई। बात समझ में आ गई? अब इसको देखिए, रातों रात, रात ही रात में वह रातों रात नायक बन गया। नायक बनना क्रिया हो गई, और उसकी विशेषता क्या है कि वो रातों रात बन गया। तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई? रातों रात। वह रातों रात चमक गया, तो चमकना क्या हो गई? क्रिया हो गई, और उसकी विशेषता क्या हो गई? रातों रात। तो इस तरह से बच्चों अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है वह क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न हालांकि अभी तक तो नहीं आया है कि अव्ययी भाव समास के समस्त पद को क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त करें, ऐसा अभी तक आया नहीं है प्रश्न। लेकिन अगर इसकी विशेषता है कि समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं तो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है। अव्यय वह शब्द होता है जिस पर लिंग वचन कारक का असर नहीं होता है। अब आप कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखा, आजन्म, प्रतिदिन, यथासंभव, रातों रात। आजन्म समझ, ये समस्त पद है। आ जन्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथासंभव, यथा संभव, रातों रात, रातों रात। और ये इसका है विग्रह। विग्रह मैंने आपको बताया ही कि व्याख्या करना एक विशेष तरीका होता है विग्रह करने का। तो आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथासंभव, जितना संभव हो, रातों रात, रात ही रात में। अब पहला पद देखिए, आपको हर जगह आपको पहला पद अव्यय दिखाई देगा। और जो इसकी दूसरी विशेषता है कि समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है, जिससे मैंने भी आपको उदाहरण से समझाया है ना। वह आजन्म, श्रमिक आजन्म मेहनत कर रहा है। प्रतिदिन, वह प्रतिदिन मेहनत करता है। यथासंभव, वह यथासंभव मेहनत करता है। वह रातों रात नायक बन गया। तो ये प्रत्येक शब्द इसके साथ लगने वाली क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें यहां पर सिद्ध हो गई। तो अव्ययी भाव समास अपनी इन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है बच्चों। अब यही बात कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि चूंकि ये एक 40 मिनट का क्लास है, 45 मिनट का, तो इसमें मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बारी आपकी है कि आपके पास व्याकरण की किताब है, उसमें सैकड़ों उदाहरण दिए हुए हैं। तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 20-20 उदाहरणों पर काम करें। 20-20 उदाहरण अगर आपके तैयार हो गए बच्चों, तो परीक्षा में एक भी शब्द छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो अब मैं इस उम्मीद के साथ कि अव्ययी भाव समास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अगले समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास की बात करते हैं। मैं इसको मिटाता हूं और तत्पुरुष समास आपको समझाता हूं। तत्पुरुष समास, जो इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है बच्चों तत्पुरुष समास की, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें कारक चिन्हों के दर्शन होते हैं। विग्रह करने पर कारक
चिन्ह दिखाई देते हैं। बच्चों देखिए, आगे की पढ़ाई करने पर पुरानी पढ़ाई काम आती है, इसलिए कक्षाओं का एक क्रम बना हुआ है और कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम होते हैं उसका भी एक क्रम बना हुआ है। आप 8वीं कक्षा में जब हिंदी पढ़ रहे थे तो आप कारक पढ़ रहे थे, संस्कृत में भी आप कारक पढ़े हैं, है ना? तो वही कारक अब आपको यहां पर काम आएंगे, क्योंकि उसी कारक पर तत्पुरुष समास आश्रित है। अगर आपको कारक की जानकारी नहीं है, आप तत्पुरुष समास नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको एक सामान्य सा परिचय दे देता हूं। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर संबोधन है अरे। ठीक है, तो ये जो आप कारक देख रहे हैं, सातों कारक, है ना? और जो 8वीं विभक्ति होती है वह होती है संबोधन, हे अरे। ठीक है बच्चों, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में उन चीजों को याद करिए। तो ये जो चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ये जो विभक्तियां हैं बच्चों, वास्तव में यही कारक है और इनके चिन्हों को हमें तत्पुरुष समास में खोजना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं और आपको उसका जब मैं विग्रह करूंगा, क्योंकि विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। तो पहले हम समस्त पद लेते हैं, समस्त पद का प्रथम पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद देखते हैं, फिर उसका विग्रह करते हैं। तो जब हम विग्रह करेंगे तो हमको कारक चिन्ह दिखाई देंगे। तो जब कारक चिन्ह दिखाई देंगे तो वह शब्द तत्पुरुष समास का शब्द होगा। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला मैंने लिखा, पहला समस्त पद, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, और यहां पर मैं कर देता हूं विग्रह। अब सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, समस्त पद, मान लीजिए मैंने लिखा अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ये बहुत जबरदस्त शब्द है बच्चों। फिर मान लीजिए कि मैं दूसरा लिखा देश प्रेम। आप अपने देश से प्रेम करते हैं ना बच्चों, बस इसीलिए मैंने लिखा देश प्रेम। धनहीन, आइए चार चार उदाहरणों पर ही हम बात करते हैं। अब देखिए, ये मैंने समस्त पद यहां पर लिख दिया। ठीक है, अकाल पीड़ित, देश प्रेम, धनहीन, राजपुत्र। तो हमारा दूसरा काम है इसका पूर्व पद और उत्तर पद देखना। तो दो कौन कौन से शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, चलिए बताइए। अकाल पीड़ित में कौन है पहला शब्द? अकाल, अकाल। और दूसरा पद कौन सा है? पीड़ित। ठीक है, और अगला शब्द है देश प्रेम। तो पहला शब्द इसमें कौन सा है? देश। और दूसरा शब्द कौन सा है? प्रेम। धनहीन, पहला पद इसमें कौन सा है? धन। और दूसरा पद इसमें कौन सा है? हीन।
अब देखिए, राजपुत्र, पहला पद कौन सा है? राज, और दूसरा पद कौन सा है? पुत्र। तो एक प्रश्न, दो प्रश्न तो हमने इसमें ही देख लिया कि समस्त पद को प्रथम पद और पूर्व पद और उत्तर पद में परिवर्तित कीजिए, या उल्टा कर दें कि पूर्व पद और उत्तर पद दिया हुआ है तो आप समस्त पद बनाइए, ये भी प्रश्न आ सकता है। और जो जो तीसरी बात है वो है समास का विग्रह करना। तो आइए अब हम इसका विग्रह करते हैं। अकाल पीड़ित किसे कहते हैं? अकाल से पीड़ित। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। धनहीन, धन से हीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब ये जो चार विग्रह मैंने किए हैं बच्चों, इसमें आप देखिए कि आपको कारक चिन्ह कहां दिखाई दे रहा है? अकाल से कारक चिन्ह दिखा आपको? देश के लिए, धन से, राजा का। अकाल से पीड़ित, देश के लिए प्रेम, धन से हीन, राजा का पुत्र। अब यहां पर देखिए, जो मैंने आपको इसकी विशेषता बताई थी, विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। कब? विग्रह करने पर। यहां पे नहीं, समस्त पद और उत्तर पद और पूर्व पद में नहीं दिखाई देगा। जब आप विग्रह करेंगे, यानी कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए समस्त पद का विग्रह करना अनिवार्य है। अगर आप समस्त पद का विग्रह नहीं करेंगे तो आप तत्पुरुष समास को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, अकाल से पीड़ित, ठीक है, से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण चिन्ह दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, करण मतलब अगर हम किसी वस्तु का सहारा लेकर कोई काम करते हैं तो वह से जो होता है वह करण से होता है। ठीक है, तो अकाल से पीड़ित मतलब ये हो गया करण तत्पुरुष। अब मान लीजिए के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान चिन्ह, के लिए चिन्ह का जो नाम है वह है संप्रदान। तो यहां जो तत्पुरुष होगा वह हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। धन से हीन मतलब जब अलग होने का बोध होता है तो अपादान होता है। तो जब हम अलग हो रहे हैं तो धन से हीन, अपादान। राजा का पुत्र, संबंध, का के की रा रे री, संबंध तत्पुरुष। तो इस तरह बच्चों जो भी कारक चिन्ह हमें दिखाई देगा वह कारक चिन्ह, वह तत्पुरुष समास उसी कारक चिन्ह के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इतना अंदर जाकर के प्रश्न नहीं पूछा जाता है, नौवीं के स्तर पर इतना पूछा जाता है कि ये आप समास जो समस्त पद देख रहे हैं उसका विग्रह करके उसकी पहचान करिए, नाम बताइए कौन सा समास है, या तत्पुरुष समास का कोई एक उदाहरण देकर उसका विग्रह करिए, या कोई शब्द दे दिए कि पूर्व पद और उत्तर पद बताइए, या उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दे दिए और पूछा गया कि समस्त पद बताइए। इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों
उम्मीद है कि आपके सामने तत्पुरुष समास स्पष्ट हुआ होगा। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपसे बहुत रोचक पूछ रहा हूं, चलिए बताइए दही बड़ा में कौन सा समास है। मैं एक एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, अब मैं उत्तर भी बताऊंगा आपको, तब तक मैं इसे मिटाता हूं। दही बड़ा कौन सा समास है? बताया आप लोगों ने? मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, अभी तक किसी ने नहीं बताया। देखिए दही बड़ा, इसका पहला पद है यानी पूर्व पद है दही और उत्तर पद है बड़ा। और जब आप इसका विग्रह करेंगे, अभी तक आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा समास है। जब विग्रह करेंगे और वहां आपको कारक चिन्ह दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा समास है। दही बड़ा, दही में बड़ा। अब तो बता दीजिए कौन सा समास है। आपको इसमें कारक चिन्ह कौन सा दिखाई दे रहा है? में। अब में की पहचान करिए, कौन सा कारक चिन्ह है? में पै पर अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, देखता हूं अब आप बता पाते हैं कि नहीं। जलमग्न, प्रथम पद है यानी पूर्व पद है जल और उत्तर पद है मग्न। अब आप इसका विग्रह करिए, जलमग्न, जल में मग्न। कौन सा समास आपको दिखाई दिया यहां पर? पहले आप कारक चिन्ह पहचानिए। में पै पर कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष है। तो इस तरह बच्चों बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों से तत्पुरुष समास भरा पड़ा है। जितने प्रकार के कारक होते हैं उतने प्रकार के तत्पुरुष समास है। सबसे बड़ा समास यही है, सोच लीजिए। इस तत्पुरुष समास के जितने कारक हैं उतने प्रकार हैं। हालांकि आप अगर पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि यह कौन सा समास है, तो अगर सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कौन सा समास है, तो आप तत्पुरुष समास बता दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दही बड़ा कौन सा समास है, तो आप अगर सिर्फ इतना बता देंगे तत्पुरुष समास है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर सवाल ये पूछेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तब आपको बताना पड़ेगा कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो सामान्य तौर पर यह नहीं पूछा जाता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। 9वीं के स्तर पर यह पूछा जाता है कि दिए गए शब्द का विग्रह करिए और समास का नाम बताइए। जैसे एक शब्द दे दिया दही बड़ा, तो विग्रह आप करेंगे दही में बड़ा, और समास का नाम है तत्पुरुष। जलमग्न, जल में मग्न, में कारक चिन्ह दिखाई दिया, तत्पुरुष समास। तो इस तरह बच्चों ये 2 समास मैंने आज आपको सिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल कर्मधारय समास, क्या अर्थ हुआ कर्मधारय समास का? कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है बच्चों, वह विशेषण होता है दूसरे पद का। पहला पद विशेषण, विशेषण है
किसका विशेषण है? दूसरे पद का। इसको व्याकरण की भाषा में हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, लेकिन वो आपको समझने में थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्या बोले सर, ऐसा आप करने लगेंगे, इसलिए मैं वो नहीं बोला। दो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होता है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, मतलब विशेषण विशेष्य संबंध। क्या कहा मैंने? विशेषण विशेष्य संबंध। विशेषण माने जो विशेषता है, विशेष्य माने जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इस समास में, कर्मधारय समास में, पहला पद यानी पूर्व पद दूसरे पद यानी उत्तर पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। और इसको तीसरे ढंग से क्या कहा जा सकता है कि पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अब समझ में आया होगा आपको, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो ठीक है बच्चों, ये आप इसे समझ लीजिए। एक दो उदाहरण से मैं इसको आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। जैसे मैंने कहा, पहला ही ले लीजिए, नील गगन। ठीक है, काली रात। पीत वस्त्र। और चौथा है स्वर्ण कमल। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। कैसे देखो तो, ये जो समस्त पद है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे जो पहला पद है वो है नील और दूसरा पद है गगन। काली रात, पहला पद है काली और दूसरा पद है रात। पीत वस्त्र, पहला पद है पीत, पीत मतलब होता है बच्चों पीला, और वस्त्र दूसरा पद है वस्त्र। स्वर्ण कमल, पहला पद है स्वर्ण और दूसरा पद है कमल। अब यहीं पर आप पहचान जाएंगे, कर्मधारय समास के लिए विग्रह करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे पहचान जाएंगे और उसके अनुसार विग्रह होगा। इसका एक विशेष विग्रह, इसकी विशेष विग्रह पद्धति अभी मैं बताता हूं। देखिए, गगन की विशेषता क्या है? नीला है। रात की विशेषता क्या है? काली रात है। वस्त्र की विशेषता क्या है? पीला वस्त्र है। कमल की विशेषता क्या है? वह सोने का है। यानी जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है ना? आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, बताइए मुझे। देखिए, नील गगन, नीला गगन, काली रात, काली रात, पीत वस्त्र, पीला वस्त्र, स्वर्ण कमल, सोने का कमल। ठीक, अब आइए इसका हम विग्रह करते हैं। विग्रह कैसे होगा? नील गगन, नीला है जो गगन, मतलब गगन की विशेषता क्या है कि वो नीला है। काली रात, काली है जो रात, मतलब रात की विशेषता क्या है कि काली है जो रात, वो रात। पीत वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, वो पीला है जो वस्त्र, वह पीत वस्त्र है। स्वर्ण कमल, सोने का है जो, सोने का है जो कमल, वह कमल।
मतलब कि आप ये देखिए कि विशेषण बतलाया जा रहा है। गगन की विशेषता नीला, रात की विशेषता काली, वस्त्र की विशेषता पीला, कमल की विशेषता सोने का होना। मतलब कि जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि किन किन समासों में समानता पाई जाती है, हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने 3 समासों पर बातचीत कर ली है बच्चों। बाकी के शेष 3 समास हैं उसे हम अगली कक्षा में समझ लेंगे, और उससे जो अगली कक्षा होगी उसमें एक समास कब दूसरे समास की तरह व्यवहार करने लगता है, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो बमुश्किल 1 या 2 कक्षाओं में हम इस समास को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, और आगे की 2 कक्षाओं में हम उपसर्ग और प्रत्यय को समझ लेंगे। ठीक है, वैसे तो उपसर्ग प्रत्यय आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं।